सो गाइज इस वीडियो में हम बात करें तो अब इसे सोल्व करेंगे हम, तो हमें मिलेगा कि x1 आपका क्या है, x2 के इक्वल है। x1 x2 के इक्वल है, ठीक है। ये यही आपका इसका सॉल्यूशन है। तो दोनों जब इक्वल है हम दोनों को, तो इसका मतलब आपका x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू हुई, अगर मैं इसकी दोनों की वैल्यू 1 पुट कर लूं तो x की वैल्यू हुई 1 1। ओके ओके। नाउ अब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे कोरस्पोंडिंग टू, हमने 5 के कोरस्पोंडिंग निकाल लिया, अब 1 के कोरस्पोंडिंग निकाल ले रहे हैं। तो 1 के कोरस्पोंडिंग कैसे निकालेंगे, 1 के कोरस्पोंडिंग से मेथड क्या करना है, ए एक्स इक्वल्स टू ओमेगा 2x कर लो। ओके, ए की वैल्यू क्या थी 3 2 2 3, एक्स हमारा x1 x2 फिर से इक्वल्स टू ओमेगा 2 क्या था 1 था, तो 1 इंटू x1 x2, ठीक है। अब 1 की इंटू करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू x1 आएगा, और 2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू x2 आएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि x1 इक्वल्स टू माइनस x2, ठीक है। आई होप ये आपको आराम से सोल्व कर लोगे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे सोल्व करने में। तो मतलब x1 जो है वो x2 का अपोजिट है, तो अगर मैं x1 को 1 एज्यूम करूंगा तो x2 माइनस 1 आएगा, ठीक है। ओके, तो हमने इसके कोरस्पोंडिंग भी आइगन वेक्टर निकाल लिया। नाउ अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा आपका इस फॉर्म का। वो होगा y इक्वल्स टू ए कांस्टेंट इंटू x इंटू ई रेज टू द पावर ओमेगा टी, ठीक है। तो यानी कि y का मतलब y1 y2, ठीक है। अब क्योंकि ओमेगा 2 है तो इसलिए मैं समेशन कर दूंगा, ठीक है, जितनी भी ओमेगाज है उनके कोरस्पोंडिंग, ठीक है। तो पहले ओमेगा के लिए मैं कांस्टेंट एज्यूम कर ले रहा हूँ c1। ओके, एंड x1 की वैल्यू क्या है, c1 x1 ई ओमेगा 1 टी प्लस c2 x2 ई ओमेगा 2 टी। ओके, अब अगर हम वैल्यूज पुट कर दे तो y1 y2 इक्वल्स टू क्या होगा, c1 x1 की वैल्यू क्या आई थी 1 1 आई थी, ई ओमेगा 1 क्या था आपका 5 था 5t प्लस c2 x2 आपका क्या था 1 माइनस 1, ई ओमेगा 2 क्या था आपका वो प्लस वन इट मीन्स यहाँ पे टी आ जाएगा सिर्फ। ओके, आप ओमेगा 1 किसी को भी ले ओमेगा 2 किसी को भी ले, उनके कोरिस्पोंडिंग वेक्टर्स फिर उसकी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। फिर आपका ये इस साइड चला जाता है, ये इस साइड चला जाता है, प्लस दोनों को कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, आफ्टर दैट आपका ये हो गया। अब ये इसमें y1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, c1 e5t प्लस c2 et, और y2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी c1 e5t माइनस c2 et। ओके, तो ये हो गया आपकी y1 और y2 की वैल्यूज। ओके, अब हमें इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे तो हमें c1 और c2 मिल जाएगा और हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस क्या थी हमारी, कि अगर हम t की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपका y1 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर t की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y1 एट t इक्वल्स टू 0, टी को 0 पुट किया तो एक्सपोनेंशियल टर्म गायब, यानी कि c1 प्लस c2 इक्वल्स टू आपका क्या आया 3 आया। एंड y2 को 0 पुट टी को 0 पुट करूंगा तो y2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इट मीन्स c1 माइनस c2 आपका क्या आएगा 1 आएगा। ओके, अब इस इन इक्वेशंस को सोल्व करके मुझे c1 और c2 मिल जाएंगे, तो c1 क्या मिलेगा मुझे, आसान सा काम है सोल्व करना, आप आसान से सोल्व कर सकते हो, दोनों का ऐड कर लो c2 कट जाएगा और c1 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि c1 इज 2 एंड c2, c1 की वैल्यू पुट कर दो c2 आपका 1 आ जाएगा। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ पे पुट कर दो तो आपका जनरल सॉल्यूशन आपको y1 और y2 की वैल्यू का मिल जाएगा। दैट इज y1 आपका क्या है
2e 5t प्लस ET एंड y2 आपका क्या है 2e 5t माइनस ET। ओके, तो पूरा ओवरव्यू क्या है आपका कि आपको सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक जनरल सॉल्यूशन एज्यूम करना है, मैट्रिक्स जो कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स बनाना है, उसे डायगोनलाइज करना है और उसकी आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। आफ्टर दैट जो जनरल सॉल्यूशन आया उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है और इनिशियल कंडीशन लगा के कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर लेने हैं। ओके, तो अगर मैं इसका एक और क्वेश्चन लेके चलूं जिसमें मैं थोड़ी फिजिक्स इन्वॉल्व कर दूं ताकि थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। सो लेट सपोज हमारे पास एक हम एक टू स्प्रिंग सिस्टम है जो कि कपल्ड है इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, इसे हुक्स लॉ भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताता है। तो अगर मेरे पास एक सिस्टम हो जिसमें आपका एक यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और उसके साथ एक मास अटैच्ड है, ठीक है, और इस स्प्रिंग का जो कोफिशिएंट है वो K1 है, ठीक है, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका मास M1 है और इसके नीचे एक और स्प्रिंग लगा हुआ है और उससे अटैच्ड एक और मास है दैट इज M2। तो टू मास सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। अब इस स्प्रिंग का कोफिशिएंट K2 है। ओके, अब जब ये ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी ये स्प्रिंग ये मास जो है नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये स्प्रिंग खींचेंगे। तो लेट सपोज आपका ये फर्स्ट वाला स्प्रिंग जो है थोड़ा स्ट्रेच हुआ और खींचने के बाद ये थोड़ा नीचे आ गया। ओके, ये लेट सपोज ये आपका यहाँ पे आ गया। ओके, दैट इज M1। ये थोड़ा सा इसकी सेंटर पोजीशन से यहाँ तक आ गया, इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ अंडर ग्रेविटी, ठीक है, इसे मैं y1 एज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट जो नीचे वाला स्प्रिंग है वो भी खींचा, वो आपका M2, वो आपका उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ y2। ओके, तो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो तो M2 का जो डिस्प्लेसमेंट है जो इसके सिस्टम के कारण जो फोर्स लगा होगा तो उसमें स्प्रिंग पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा होगा उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट तो आपका y1 का ही हो गया, ठीक है, और कुछ डिस्प्लेसमेंट y2 के कारण हुआ। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं सो तो मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा कि फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स अगर मैं निकालूं फर्स्ट सिस्टम के लिए, फर्स्ट स्प्रिंग के लिए, ठीक है, तो F1 आपका क्या आ जाएगा M1 इंटू एक्सलरेशन, ठीक है, और एक्सलरेशन आपको क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव होता है, तो मैं कह सकता हूं y1 का सेकंड डेरिवेटिव। ओके, ओके, आफ्टर दैट अब मैं जो सेकंड मास है उसके द्वारा लगाया गया रिस्टोरिंग फोर्स देखूं तो वो होगा M2A2। ओके, तो M2 और ये भी आपका सेकंड डेरिवेटिव ही होगा, है ना, लेकिन ये आपका y2 का सेकंड डेरिवेटिव होगा क्योंकि y2 इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव इज द एक्सलरेशन। ओके, अच्छा, अब अगर मैं ये हुक्स लॉ लगाऊं और इसके अकॉर्डिंग देखूं कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो पहले केस में आपका जो
दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो आपका क्या है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, ओके। एक ये स्प्रिंग सिस्टम इसे नीचे की तरफ खींचेगा, ये वाला मास जो है, ठीक है। तो यानी कि ये जो फोर्स इस पे लगा होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, डिफरेंस होगा एक तरह से, ठीक है। और क्योंकि ये आपका तो यानी कि क्योंकि ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये आपका प्लस कंसिडर किया जाएगा। ये वाला क्योंकि माइनस कंसिडर किया जाता है, तो ये वाला आपका प्लस कंसिडर किया जाएगा, ओके। तो इट मीन्स आपका जो F1 होगा उस पे एक तो K1 के द्वारा लगा होगा, है ना, माइनस K1। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, फर्स्ट स्प्रिंग के कारण M1 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, Y1 हुआ, डेफिनेट सी बात है। और ये जो प्लस वाला फैक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, जो डिस्प्लेसमेंट को इसे कम करेगा, जो फोर्स को कम करेगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसे कम कर देगा ये वाला फैक्टर, क्योंकि ये अपनी तरफ भी इसे खींचेगा, ठीक है। तो अब इसके कारण कितना फोर्स जो कम होगा वो कितना होगा, वो आपका प्लस में फैक्टर आएगा क्योंकि उसके अपोजिट लग रहा है। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें क्या है, K2 है, ओके। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसका Y2 है, लेकिन उसमें Y1 का डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स मिक्स हो रहा है ना। जो टोटल Y2 जो है यहां से यहां तक पहुंचा, तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें Y1 तो ये भी नीचे आया ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका इस स्प्रिंग के स्ट्रेच होने से लगा, स्ट्रेच होने के कारण जो फोर्स एग्जर्ट हुआ, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, वो Y2 माइनस Y1 था, है ना। वो तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ ना, क्योंकि Y1 डिस्प्लेसमेंट तो आपका फर्स्ट स्प्रिंग के कारण हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका Y2 माइनस Y1, ओके। अब सेकंड पे जो फोर्स लगा वो क्या होगा, माइनस K2, सीधी सी बात है, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब उसके नीचे तो कोई स्प्रिंग नहीं है, कोई मास नहीं है जो उसे खींचेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट Y2 माइनस Y1, ठीक है, ओके। सो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें, तो हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दैट इज M1 Y1 का डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू माइनस K1 Y1 प्लस K2 Y2 माइनस Y1 M2 Y2 का डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू माइनस K2 Y2 माइनस Y1, ओके। अब लेट सपोज हम इसमें M1 और M2 की वैल्यू, M1 और M2 की कुछ वैल्यू फिक्स कर ले रहे हैं। M1 इक्वल्स टू लेट सपोज 1 ले रहे हैं, M2 इक्वल्स टू भी 1 ले रहे हैं। अगर हम 1 नहीं भी लेंगे तो भी इस सिस्टम को हम सेम ही मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिस मेथड से मैं सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। जो आपको लास्ट क्वेश्चन में जो मेथड बताया था उसी से सोल्व करने वाले हैं। अगर हम 1 नहीं लेंगे तो सिर्फ क्या होगा, कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे, मेथड सेम ही रहेगा फिर भी, ठीक है। तो अगर मैं 1 1 लिया और के वन की वैल्यू लेट सपोज मैंने 3 एज्यूम की और K2 की वैल्यू मैंने 2 एज्यूम की, ठीक है। तो आपका Y1 का डबल डेरिवेटिव -5 Y1 प्लस 2 Y2 हो जाएगा। एंड Y2 का डबल डेरिवेटिव 2Y1 माइनस 2Y2 हो जाएगा, ओके। ये मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किया है और कुछ नहीं किया, ओके। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, आपका ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा, ओके। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी हम सेम ही मेथड से सोल्व करेंगे। बस एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसमें सेकंड डेरिवेटिव है। उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसमें सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसमें हम क्या, इक्वेशन क्या बनेगी, y डबल डैश इक्वल्स टू ay, है ना।
और ये वाई डबल डैश वाली जो मैट्रिक्स है क्या शो कर रही है, वाई वन डबल डैश एंड वाई टू डबल डैश, ठीक है, डबल डेरिवेटिव शो कर रही है। तो अगर इसमें हम जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू एक्स ई ओमेगा टी मान के चलेंगे, तो अगर उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ये याद रखना है, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा, एक बारी टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा बार आएगा, दूसरी बारी फिर करेंगे तो फिर ओमेगा बार आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स ई ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा कि आपका ए एक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब अगर मैं इसे डायगोनलाइजेशन वाली फॉर्म से मैच करूं तो उसमें क्या होता था, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स होता था। तो इट मीन्स यहाँ पे लैम्डा इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मैं जब इसे डायगोनलाइज करूंगा तो जो आइगन वैल्यूज आएगी वो एक्चुअल में ओमेगा का स्क्वायर होगी, ठीक है। अब की बारी ओमेगा नहीं होगी, वो ओमेगा का स्क्वायर होगी। अगर थर्ड डेरिवेटिव लिया जाता तो ओमेगा का क्यूब होती, ठीक है। तो उस तरह से ही रूट हमें लेना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे डायगोनलाइज करूंगा, ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, इसके कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स लो, यानी कि -5 2 2 -3। ओके, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स थे ये हमने ले लिए, ये -5 2 2 -5 जो कोफिशिएंट्स है -2। ओके, अब ए को डायगोनलाइज कर दो वैसे ही, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 रख के, ठीक है। हम सिंपली कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है, और उसे सोल्व कर देंगे। क्या बनेगी, -5 माइनस लैम्डा 2 2 -2 -2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ओके, इन ओके, सो 5 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा -4 इक्वल्स टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो गया इनमें, ठीक है। सो अब आ गया आपका 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा -4 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपकी लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, -6 -1। ओके, तो लैम्डा वन आपका आ गया -1 एंड लैम्डा टू आपका आ गया -6, ठीक है। आप किसी को भी लैम्डा वन लो, किसी को भी लैम्डा टू लो, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपका अब आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे। आइगन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा वन एक्स करके, ठीक है। और इसके लिए निकालोगे तो ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टू एक्स करके, ठीक है। और ए की वैल्यू आपको पता ही है, ए की वैल्यू क्या है, -5 2 2 -5 -5 2 2 -2 इंटू एक्स, x1 x2 कर लो, और लैम्डा वन आपका -1 है, तो -1 का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ पे लिख दो -1 इंटू x1 x2, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 प्लस 2 x2 इक्वल्स टू -x1, 2x1 -2x2 इक्वल्स टू -x2, ये बन गया। इसे सोल्व करोगे आप तो x1 x2 की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आपकी 1 आएगी और x2 की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। आप ये सोल्व करके देख सकते हो आराम से, ठीक है। x1 x2 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, उसमें आप x1 की वैल्यू 1 पुट कर लेना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग x2 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब इसी तरह से हम दूसरे आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि लैम्डा टू इक्वल्स टू -6 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो उसके लिए आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 इज 2 -1, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था उसी तरह से आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें ट्विस्ट है कि लैम्डा वन इज द लैम्डा वन इज द स्क्वायर ऑफ लैम्डा टू ओमेगा टू, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी फिर, √ लैम्डा वन। लैम्डा वन की वैल्यू क्या थी, लैम्डा वन की वैल्यू थी आपकी -1, तो -1 का जब हम रूट करेंगे तो माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा। अब दो वैल्यूज आपकी ओमेगा की लैम्डा वन के कोरस्पॉन्डिंग आई, अब दो वैल्यूज आपकी ओमेगा की लैम्डा टू के कोरस्पॉन्डिंग आएगी,
तो उसमें क्या आएगी, प्लस माइनस 6 आयोटा, अंडर रूट 6 आयोटा, क्योंकि लैम्डा 2 क्या था आपका, 6 था, -6 सॉरी, तो उसका रूट करेंगे तो अंडर रूट 6 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, तो 4 वैल्यूज ओमेगा की आ गई। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि ओमेगा के कोरस्पॉन्डिंग हम समेशन लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब, y इक्वल्स टू एक्स और C1 एक्स ई ओमेगा टी। ठीक है, हमारे पास आइगन वेक्टर्स तो दो ही है, आइगन वेक्टर्स आपके दो ही रहेंगे। ठीक है, ओमेगा की 4 वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग 4 कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं जनरल वैल्यू लिखूं तो क्या आएगी y की, C1, यहाँ पे C लिख दूं, बस C1 ना लिखूं, C लिख दूं, है ना, कांस्टेंट समेशन। ठीक है, तो C1 अब पहली ओमेगा के कोरस्पॉन्डिंग, पहली ओमेगा यानी कि ई ओमेगा 1 टी प्लस C2 ई ओमेगा 2 टी इंटू फर्स्ट आइगन वेक्टर जो आपका आएगा उसके साथ प्रोडक्ट x1, फिर प्लस C3 ई ओमेगा 3 टी प्लस C4 ई ओमेगा 2 टी आफ्टर दैट x2। ओके, हमने सबकी वैल्यूज फाइंड कर लिया है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 4। ओके, C1 C2 C3 C4 आपका इनिशियल कंडीशन से निकलेंगे, अगर इनिशियल कंडीशंस दी होगी तो ये कांस्टेंट फाइंड होंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। और x1 x2 आइगन वेक्टर से जो हमने फाइंड कर लिए हैं, तो अब वैल्यूज पुट कर दो, तो y आपका क्या आ जाएगा, C1 ई रेज टू द पावर ओमेगा, ओमेगा 1 की वैल्यू क्या थी, ओमेगा 1 की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज आयोटा, आयोटा टी प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा टी, है ना, इंटू 1 2 प्लस यहाँ पे C3, ये C1 है। ओके, ई रेज टू द पावर, अब इसमें आपका आयोटा अंडर रूट 6 है ना, आयोटा अंडर रूट 6 टी प्लस C4 ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा अंडर रूट 6 टी। ओके, इंटू 2 और -1। ओके, अब इसे आप चाहे तो कोस और साइन, इसे आप चाहे तो साइन और कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस एनालॉजी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपके कॉन्स्टेंट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज डिफरेंट आएगी, तो इसलिए हम C1 C2 C3 C4 की जगह फिर B1 B2 B3 B4 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ इसे, इसके जनरल सॉल्यूशन को, y इक्वल्स टू B1 कोस, अब यहाँ पे आपका आएगा थीटा का पार्ट, थीटा का पार्ट यानी कि आपका आयोटा, आयोटा टी था, मतलब आयोटा तो आपका है ही, और उसके अलावा जो पार्ट बचा वो थीटा है, तो यानी कि टी, क्योंकि आयोटा थीटा बोला था मैंने, क्या था, ई आयोटा थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल में है। ठीक है, तो प्लस B2 साइन टी इंटू आइगन वेक्टर यानी कि 1 2 प्लस B3 कोस अंडर रूट 6t, आयोटा नहीं आएगा, प्लस B4 साइन अंडर रूट 6t 2 और -1। ओके, तो यानी कि y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इसके कोरस्पॉन्डिंग, कैपिटल Y में क्या है, दो वैल्यूज है, y1 y2, तो y1 y2 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू होगी B1 cos t प्लस B2 sin t। ठीक है, यहाँ पे 1 वाले के साथ प्रोडक्ट करेंगे y1 के लिए, प्लस 2B3 कोस अंडर रूट 6t प्लस B4 साइन अंडर रूट 6t। ठीक है, ट्वाइस हो, ठीक है, प्लस 2B4। ठीक है, और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B1
2b1 cos t प्लस 2b2 sin t माइनस b3 cos अंडर रूट 6t माइनस b4 sin अंडर रूट 6t। ओके, सो ये आपके जनरल सॉल्यूशन आएगा डिस्प्लेसमेंट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब अगर इनके लिए b1 b2 b3 b4 निकालना है तो हमें इनिशियल कंडीशंस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये ऑब्टेन हो सकते हैं। ठीक है, तभी हम इन्हें निकाल सकते हैं। ओके, और सो इस टाइप से ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी सोल्व होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बाय।